ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 26 अगस्त 1303 वो दिन था जब दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीत लिया। खिलजी ने रानी पद्मावती की सुंदरता के चर्चे सुनकर चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया ताकि वो रानी को हासिल कर सके। इतने सालों बाद भी चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती की कहानी सुनते ही दिल सिहर उठता है। चित्तौड़ के महाराणा रतन सिंह को जब दिल्ली से खिलजी की सेना के कूच होने की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने भाई बेटों को दुर्ग की रक्षा के लिए इकट्ठा किया। समस्त मेवाड़ और आसपास के क्षेत्रों में रतन सिंह ने खिलजी का मुकाबला करने की तैयारी की। अलाउद्दीन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। हजारों सैनिक मारे गए। चित्तौड़गढ़ के किले की लड़ाई लंबी चलने के बाद उसने साजिश रचकर महाराणा रतन सिंह के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उसने कहलवाया कि मैं मित्रता का इच्छुक हूँ। महारानी पद्मावती की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, सिर्फ उनके दर्शन करना चाहता हूँ। कुछ गिने चुने सिपाहियों के साथ एक मित्र के नाते चित्तौड़ के दुर्ग में आना चाहता हूँ। महाराणा उसकी चाल के झांसे में आ गए। 200 सैनिकों के साथ खिलजी दुर्ग में आ गया। खिलजी का स्वागत किया गया। धूर्त खिलजी मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करता करता महाराणा को अपने पड़ाव तक ले आया और फिर मौका देखकर उन्हें बंदी बना लिया। राजपूत सैनिकों ने महाराणा रतन सिंह को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। अलाउद्दीन ने बार बार यही कहलवाया कि रानी पद्मावती हमारे पड़ाव में आ जाए, हम महाराणा रतन सिंह को मुक्त कर देंगे, अन्यथा नहीं। रानी ने भी खिलजी की ही तरह युक्ति सोची। उन्होंने कहलाया कि वह इसी शर्त पर पड़ाव में आ सकती हैं जब उन्हें पहले महाराणा से मिलने दिया जाए, उनके साथ दासियों के पूरे काफिले को आने दिया जाए। इस प्रस्ताव को खिलजी ने स्वीकार कर लिया। योजनानुसार रानी पद्मावती की पालकी में उनकी जगह स्वयं उनका काका गोरा बैठा था। दासियों की जगह पालकियों में सशस्त्र राजपूत सैनिक बैठे थे। पालकियों को उठाने वाले कहारों की जगह भी वस्त्रों में शस्त्र छुपाए राजपूत योद्धा ही बैठे थे। पालकियों को राणा रतन सिंह के शिविर तक बेरोक टोक जाने दिया गया। पालकियां सीधी रतन सिंह के तंबू के पास पहुंच गईं। वहां इसी हलचल के बीच राणा रतन सिंह को अश्वारूढ़ करके किले की ओर रवाना कर दिया गया। खिलजी की सेना भूखे शेरों की तरह टूट पड़ी। गोमुख के उत्तर वाले मैदान में एक विशाल चिता का निर्माण किया गया। पद्मावती के नेतृत्व में 16,000 राजपूत रमणियों ने गोमुख में स्नान कर अपने संबंधियों को अंतिम प्रणाम कर जौहर चिता में प्रवेश किया। खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया, लेकिन उसे एक भी पुरुष, स्त्री या बालक जीवित नहीं मिला जो यह बता सके कि आखिर विजय किसकी हुई, जो उसकी अधीनता स्वीकार कर सके। उसके स्वागत के लिए बची तो सिर्फ जौहर की प्रज्वलित ज्वाला, छत विछत लाशें और उन पर मंडराते गिद्ध और कौवे। खिलजी की भूख यहीं पर नहीं मिटी। जौहर की ज्वाला शांत होने के बाद अलाउद्दीन ने उस विशाल चिता को भी नहीं छोड़ा। सभी राजपूतानियां पूरा श्रृंगार करके चिता पर आरूढ़ हुई थीं। अलाउद्दीन ने चिता की राख से 74.25 मन सोना लूटा था। हिंदू समाज ने राजपूतानियों के उस महान बलिदान की स्मृति बनाए रखने के लिए एक लोक परंपरा आरंभ की, जो अब से 50-60 वर्ष पूर्व तक चलती रही। हिंदू अपने पत्रों पर 74.25 अंक अंकित किया करते थे। इसका आशय यह था कि जिसको पत्र लिखा गया है, उसके अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति इस पत्र को खोले तो उसे वही पाप लगे जो 16,000 रानियों की चिता से 74.25 मन सोना लूटने पर अलाउद्दीन को लगा था। लोक इतिहास संरक्षण का यह अनूठा तरीका था। इसलिए
यह इतिहास 2 पीढ़ी पहले तक तो बचा रहा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि वर्तमान पीढ़ी विकृत इतिहास और अल्प इतिहास ही पढ़ पाई है। इन्हें अपनी ठसक से नीचे उतरकर खुद को पहचानने की फुर्सत ही नहीं। वास्तविकता से दूर सपने में जीने की आदि युवा पीढ़ी इस संरक्षण के योग्य बची ही नहीं, जो महारानी पद्मिनी को रजमात्र भी समझ पाए।